Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Hope you're doing good. Let me tell you, this video I'm making for all my DSC में intermediate students जिनका न्यू सिलेबस में पेपर है और दिसंबर 23 में एग्जाम ड्यू है गाइस. बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैंने ओल्ड सिलेबस का पेपर का पूरा डिस्कशन किया एमटीपी का, बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस वाले बच्चे भी बोले कि सर क्या न्यू सिलेबस वाले से आपकी दुश्मनी है? भाई बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं है कि अभी मैं काफी दिनों से टाइड अप था, मुंबई ट्रिप था, मैराथन लिया मैंने पुणे और मुंबई में, और अभी तैयारी चल रही है अभी बाकी सेशंस के लिए. तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टैक्सेशन का जो डीटी आईडीटी का न्यू सिलेबस का जो मॉक टेस्ट पेपर है उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी टेल यू अ बिग डिस्क्लेमर कि ये जो पेपर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत इजी है. इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं एक्सपेक्टेड है. एग्जामिनेशन में जरूर इससे बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जो इस बार हमने देखा भी था. लेकिन ऑब्वियसली एक बार एमटीपी रिलीज हो गया है तो एक बार अपनों को उसको सॉल्व कर लेना चाहिए. ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर रिलीज नहीं किया है बट काफी सारे स्टूडेंट्स आंसर्स का वेट कर रहे हैं बिकॉज वो अपना अपना सॉल्व करके बैठे हैं. तो लेट मी help all those students those who have already solved these questions and they are waiting for the answers. So मैं आप लोग के लिए ये पूरा का पूरा आंसर डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा so that you can get the maximum benefits and you can also let others get the maximum benefits. तो guys ये जो पेपर है ना ये ओल्ड सिलेबस वालों को बच्चों को भी देखना चाहिए बिकॉज सिलेबस अल्टीमेटली सेम ही है, चाहे आप न्यू में हो चाहे ओल्ड में हो. अल्टीमेटली क्वेश्चंस जो है वो कॉमन तरह के पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना. तो आप ओल्ड में हो या न्यू में उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए जो मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ. शेयर करेगा, लाइक करेगा और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बाद में. चलो स्टार्ट करते हैं. ये आपका सीएमए इंटरमीडिएट का न्यू सिलेबस का पेपर है डीटीआईडीटी दिसंबर 23 का सेट नंबर 1. एज यू ऑल नो कि सेक्शन ए में आपका 15 इंटू 2 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा और सेक्शन बी में आपका पूरा 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे. इसमें डीटी आईडीटी मिक्स रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि डीटी के क्वेश्चन अलग रहेंगे आईडीटी के क्वेश्चन अलग रहेंगे. डीटी और आईडीटी का मिक्स क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा. हो सकता है कि क्वेश्चन 5 है आपको डीटी का मिल जाए, क्वेश्चन 5 भी आपको आईडीटी का मिल जाए. यू कैन नॉट बी सरप्राइज. ऑल्दो यहाँ पे पैटर्न में मॉडल क्वेश्चन पेपर में इंस्टीट्यूट ने ये चीज नहीं बताया. मॉडल क्वेश्चन पेपर में इंस्टीट्यूट ने स्टार्टिंग में डीटी पूछा उसके बाद आईडीटी पूछा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में पहले डीटी आईडीटी ऐसा आएगा. आपके एग्जामिनेशन में डीटी आईडीटी मिक्स मेरे को लगता है आना चाहिए. स्टार्ट करते हैं. मैंने ऑलरेडी पेपर सॉल्व करके रखा है, मैंने अपनी मार्किंग्स करके रखी है सो दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं हो सर. पहला आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में. पहला क्वेश्चन, सूरज हैज लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000 फॉर द असेसमेंट ईयर एंड इनकम अंडर द हेड सैलरीज 4 लाख. व्हाट इज हिज टोटल इनकम? सेट ऑफ का क्वेश्चन था. आपको सैलरी को इनकम है और आपकी हाउस प्रॉपर्टी की लॉसेस है. वी ऑल नो दैट एचपी लॉस कैन बी मैक्सिमम सेट ऑफ अप टू 2 lakhs विद अदर हेड्स. तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है. सैलरी के अगेंस्ट में आप एचपी लॉस 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकते हो, तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है वो 2 लाख का इनकम बचता है. तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हमारा 2 लाख रुपीज है. नेक्स्ट, विमल हैज एक्वायर्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी. न्यू याद रखिएगा, न्यू है. प्लांट एंड मशीनरी फॉर इस फैक्ट्री फॉर 2 लाख रुपीज ऑन 31st December 2022. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24? देखिए सबसे पहली बात, ये न्यू मशीनरी है. न्यू मशीनरी मतलब आपको डेप्रिसिएशन नॉर्मल तो मिलेगा ही, प्लस आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा यानी 20%. अज्यूम कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज होगा क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ नहीं है. तो 15 + 20 आपका क्या हो गया? 35%. लेकिन आप ध्यान दो कि इसने एक्वायर किया 31 December 22 को, यानी पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है क्योंकि यूज भी उसी समय किया होगा. तो इसका आपको क्या मिल जाएगा? हाफ रेट मिल जाएगा. टोटल 17.5% यानी कि 7.5 नॉर्मल और 10% आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा सर. तो 2 लाख का 7.5% 15,000 हुआ, 2 लाख का 10% हुआ 20,000 और टोटल आपका जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो है 35,000. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्त. क्वेश्चन नंबर 3, अमन एज 54 है, इंकर्ड 1,50,000 है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज ऑफ हिज डिपेंडेंट ब्रदर. याद रखिएगा इसका एज क्या है? 62. यानी याद होगा अगर आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो स्पेसिफाइड डिजीज ऑफ योर डिपेंडेंट डिजेबल्ड रिलेटिव, तो यहाँ पे रिलेटिव में ब्रदर आ जाएगा. और अगर ये सीनियर सिटीजन है तो हमने पढ़ा था दो लिमिट होता है, अमाउंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड और 40,000 विच एवर इज लोअर. और सीनियर सिटीजन में 1 लाख की लिमिट मिलती है सर, ठीक है. एंड ही गॉट रीइंबर्स्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट मिलता है या फिर इंश्योरेंस कंपनी से भी रीइंबर्समेंट मिलता है तो वो आपके डिडक्शन को अमाउंट को कम कर देगा. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउबल अंडर 80 DDB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना इंकर हुआ? 1.5 लाख. और लिमिट कितना है सर?
यहाँ पे लिमिट कितना है, लिमिट जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो होगा 1 लाख की। तो 1 लाख का आपको डिडक्शन मिलना चाहिए। अब इस 1 लाख में आप क्या करोगे, जो 80,000 है जो आपको रीइंबर्समेंट मिल गया था, वो 80,000 को आपको यहाँ पे माइनस करके जो बैलेंस आ रहा है 20,000, ये 20,000 आपको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि 80,000 रीइंबर्स हो गया था। तो जो अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट है वो डिडक्शन अमाउंट से माइनस हो जाएगा। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। 20,000 का आपको डिडक्शन यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट, अश्विन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ऑन 20th September 2022. He never visited foreign country. He never visited foreign country before leaving. इसने foreign country कभी visit नहीं किया, मतलब वो इंडिया के बाहर कभी लीव नहीं किया। What is his residential status for the assessment year? ध्यान रखें, अश्विन इंडिया में अश्विन लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था 60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल होगा दोस्त। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 1 अप्रैल 22 से 20th September 22, ये क्या 182 से ज़्यादा है? नहीं सर, ये 182 से कम है, ये 182 से कम है। तो अगर ये 182 से कम है तो क्या अश्विन एक रेसिडेंट है? द आंसर इज नो, अश्विन एक नॉन रेसिडेंट है। इसमें और एक बात याद रखिएगा, एक डीम रेसिडेंट भी हो सकता था, लेकिन वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट होता कि ये एक इंडियन सोर्स्ड इनकम एक्सीड 15 लाख रुपीज अर्न कर रहा है इंडिया में, एंड ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री आउटसाइड इंडिया। बट ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए हुए नहीं है क्वेश्चन में। तो बेस्ट आंसर है यहाँ पे आपका नॉन रेसिडेंट। अश्विन इज अ नॉन रेसिडेंट बिकॉज ही इज नॉट स्टेइंग फॉर 182 डेज और मोर इन द करंट ईयर। इसके ऊपर 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल होगा बिकॉज ही इज एन इंडियन सिटीजन हु लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिएगा बेटा, एक चीज याद रखिएगा, मई 24 जून 24 में ना 115 बीएससी में न्यू रेट ऑफ टैक्स जो है वो चेंज हो चुका है, वो आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप लोग के लिए जो 115 बीएससी में पुराना टैक्स रेट था वही एप्लीकेबल है, जैसे कि अप टू 2,50,000 जीरो, हर 2,50,000 पे आपका 5% टैक्स रेट बढ़ रहा है। याद रखिएगा, अगर आप 15 लाख तक का इनकम कमाते हो तो आप 1,87,500 आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी। जैसे कि अगर आप ओल्ड रेट ऑफ टैक्स में जाते हो तो 10 लाख तक के इनकम पे आपका 1,12,500 की टैक्स लाइबिलिटी आती है, अगर आप नॉर्मल एज जिसका एज 60 ईयर्स से कम है। और सिमिलरली अगर आप 15 लाख तक का इनकम कमाते हो तो आपका फिक्स रेट ऑफ टैक्स है 1,87,500। वो एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना, स्लैब अप टू 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000, ऐसे कर करके 15 लाख तक के स्लैब पे आपका 5% टैक्स रेट बढ़ता रहेगा। यानी कि आपसे पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर 12,500, फिर 25,000, फिर 37,500, फिर 50,000, ऐसे कर करके आप अपना कैलकुलेट कर लेंगे दोस्त। ठीक है, ये आप देख लेना। तो सर मेरा अप टू 15 लाख अगर, अच्छा ये मैंने टैक्स एक बार सीखा, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो। रोहित अर्न्स मंथली सैलरी ऑफ 1,75,000, व्हाट इज हिज टैक्स लायबिलिटी इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बीसी। मंथली सैलरी अगर इसका 1,75,000 है तो इसका एनुअल सैलरी क्या होगा? 1,75 इंटू 12, एनुअल सैलरी इसका 21 लाख होगा दोस्त। ठीक है, एनुअल सैलरी इसका 21 लाख होगा। हम इसमें मान के चल रहे हैं कि इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन ऑल ये सब कंप्यूटेड है। एक बार मैंने ऐसे आपके लिए निकाला, तो 21 लाख में आप देखो 15 लाख पे तो ये फिक्स है, ये 15 लाख के ऊपर टैक्स तो ये फिक्स है 1,87,500। अब बाद बाकी जो 6 लाख रुपया है, 6 लाख पे उसको 30% मिल रहा है, 6 लाख पे उसको कितना 30% टैक्स देना पड़ रहा है। तो 1,87,500 प्लस 180 विच इज हाउ मच? 3 लाख, बेसिकली आपका 3,67,500 आपका टैक्स आ रहा है। इसमें आपको सेस जोड़ देना है 4%। तो इस पे जब आप सेस 4% जोड़ोगे तो आपकी टोटल टैक्स आएगी आपकी, आई रिपीट, आपकी टोटल टैक्स आएगी कितना? 382,200। आपकी टोटल टैक्स कितनी आएगी? 382,200। देखिए आप ये 187,500 तक कैसे पहुंचे? अप टू 2,50,000 जीरो, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 2,50,000 10%, नेक्स्ट 2,50,000 ऐसे करके 15%, नेक्स्ट 2,50,000 20%, नेक्स्ट 2,50,000 25%, और अबव 15 लाख जो है वो 30% हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द टैक्स लायबिलिटी इन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पल्लवी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया। टी मैन्युफैक्चर कर रही है पल्लवी। शी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12 लाख। व्हाट इज हिज एग्रीकल्चर इनकम फॉर कंपटीशन। एग्रीकल्चर इनकम ने पढ़े कंपोजिट इनकम में, अगर आप टी मैन्युफैक्चर करें, ग्रो एंड मैन्युफैक्चर करें तो 40% आपका बिजनेस इनकम होगा, 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम। तो आंसर इज 60% ऑफ द प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट। कौन कौन से इसमें से कैपिटल एसेट नहीं है? एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया तो कैपिटल एसेट है, तो एक सही आंसर नहीं हो सकता। नॉट पूछा तो एग्रीकल्चर
लैंड इन रूरल एरिया, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाद बाकी जितने भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड होते हैं चाहे वो कहीं पे भी हो, वो हमेशा कैपिटल एसेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, इनमें से कौन से सर्विसेज है जिसपे जीएसटी नहीं लगता? सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इस पे जीएसटी नहीं लगता। गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी के कुछ कुछ सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। जीटीए पे जीएसटी लगता है। इंश्योरेंस कंपनीज पे भी जीटीए आपका जीएसटी लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। इनडायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। रिग्रेसिव टैक्स है। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है बट इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है। दैट इज एबिलिटी टू पे टैक्स डज नॉट मैटर, इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज हु हैज नॉट पेड, याद रखिएगा जिन्होंने सीजीएसटी 6% यानी कि टैक्स 12% पे नहीं किया, जिन्होंने टैक्स 12% पे नहीं किया है, जिन्होंने टैक्स 12% पे नहीं किया है। अगर आपने टैक्स 12% पे नहीं किया है और आप जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड करो, आपको जीटी हो, तो आपके सर्विसेज पे आरसीएम लगेगा। लेकिन अगर आप जीएसटी 6% पे कर देते सीजीएसटी, तो फिर आपके सर्विसेज पे आरसीएम नहीं लगता। इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स, अगर अपने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। एकदम सिंपल सा बात है, बिकॉज ये ब्लॉक क्रेडिट है, ये अपने पढ़े थे 17 सबसेक्शन 5 में। What is the threshold limit in case the persons of special category states to take fresh registration in composition scheme? अगर आपको composition scheme में जाना है और आप special category state में हो तो आपका turnover limit 75 लाख का माना जाएगा। That is option number A, उससे ज़्यादा आपका turnover नहीं होना चाहिए। Next, Vishal, a practicing cost accountant, purchased 3 laptops and 25,000 is paid as GST for each laptop in his firm name. सीएमए फर्म चला रहा है, प्रैक्टिसिंग सीएमए है, 3 लैपटॉप खरीदा, 25,000 पे 25,000 जीएसटी पे किया हर एक लैपटॉप पर। 2 लैपटॉप्स तो ऑफिस में यूटिलाइज हो रहा है, बट अनदर लैपटॉप उसने क्या किया, गिफ्ट कर दिया अपने सिस्टर को, जो कि उसके बिजनेस के कोर्स में यूज नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी? बेसिकली उसको 2 लैपटॉप पे तो क्रेडिट मिल जाएगा, बाकी 2 लैपटॉप पे उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज 25,000 इंटू 2, दैट इज 50,000। फॉर डिटरमाइनिंग द एसेसेबल वैल्यू ऑफ कस्टम ड्यूटी एयर फ्रेट, याद रखिएगा एयर फ्रेट में अपने मैक्सिमम 20% ही ले सकते हैं। तो एक्चुअल फ्रेट जो है या फिर 20%, विच एवर इज लोअर। तो एक्चुअल फ्रेट और 20% ऑफ एफओबी वैल्यू विच एवर इज लोअर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो कि कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से लगता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी बेसिकली जो आपका मार्जिन ऑफ डंपिंग से ज्यादा आप नहीं लगा सकते। तो यही पूछा गया कितना मैक्सिमम आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। बेसिकली द मार्जिन ऑफ डंपिंग, दैट इज द नॉर्मल वैल्यू एंड एक्सपोर्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, उससे ज्यादा का आप एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते गाइस, ठीक है। तो ये अपना 15 एमसीक्यू हुआ। 15 एमसीक्यू आप देखो हमने लेस देन 15 मिनट में डिस्कस किया। और इसी तरह से अगर आप, ठीक है, एग्जामिनेशन में टफ एमसीक्यू आएगा, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट नॉलेज एकदम क्लियर है तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला दोस्त। सेक्शन नंबर बी में अपने आते हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपको 5 क्वेश्चन करना आउट ऑफ 7 क्वेश्चन्स, और ये आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम जो मिलेगा आपको इसको इसमें यूटिलाइज करके समझ लेना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 7 होगा या 6 व्हाटएवर, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से 6-8 हो सकता है, कैसा भी 10-4 भी हो सकता है, किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन नंबर 2A में आते हैं। ये रेसिडेंशियल स्टेटस से सवाल है, ऐसा सेम क्वेश्चन, इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग ने क्लासेस में किया है। जोशी डिस्क्लोजेस इज इनकम earned during the financial year 22-23 interest on German development bonds 1/6 इंडिया में रिसीव हुआ है। कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम इफ ही इज ROR, इफ ही इज RNOR या इफ ही इज NR। दोनों तीनों सिचुएशंस में आपको इसका टैक्सेबल इनकम निकालना है। अगर ये ROR है तो क्या होगा, तो ROR के हाथ में तो सर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन जर्मन बॉन्ड से 30 टैक्स कर दिए, हाउस प्रॉपर्टी कहीं का भी हो 40 टैक्स कर दिए, एग्रीकल्चर इनकम कहीं पे भी कमाया लेकिन अमेरिका में कमाया है, अगर ये इंडिया में कमाया होता तो एग्जेम्प्ट होता। ये एग्रीकल्चर इनकम अमेरिका में कमाया है तो ये भी टैक्स कर दिए, बिजनेस कनाडा में हुआ जो भी हुआ टैक्स कर दिए, बिजनेस सिंगापुर में हुआ टैक्स कर दिए। ROR फिनिश्ड। RNOR में ये सर RNOR और NR में ओनली इंडियन सोर्स इनकम टैक्सेबल होगा, दैट इज इनकम अक्रूड इन इंडिया और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर इनकम रिसीव हुआ है 1/6, दैट इज 30,000। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन 1/6 को ही ऐड करेंगे। तो 1/6 ऑफ 30,000 कितना हुआ, 1/6 ऑफ 30,000 आपका 5,000। तो RNOR में 5,000 ऐड कर दिए, NR में 5,000 ऐड कर दिए। हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है, रिसीव्ड ऑस्ट्रेलिया में हुआ इनकम, तो ये अक्रू इंडिया में होगा। तो पूरी की पूरी इनकम RNOR में ऐड हो गई और NR में भी ऐड हो गई। एग्रीकल्चरल इनकम अमेरिका में है बट रिसीव इंडिया में किया, ये भी दोनों में ऐड हो जाएगा। RNOR में भी ऐड हो जाएगा और NR में भी ऐड हो जाएगा। बिजनेस कनाडा में है बट कंट्रोल कर रहा है इंडिया से, ध्यान रखना ये NR में टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ
foreign sourced income, but this is a special income which is taxable specially in the hands of RNOR also. तो RNOR के हाथ में taxable होगा because this is a business income जो कि accrue इंडिया के बाहर हो रहा है but control ये इंडिया से हो रहा है. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर बट कंट्रोल भी श्रीलंका से है, ये ना तो आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा ना तो एनआर के हाथ में टैक्सेबल होगा. तो टोटल अपने कर दिए, टोटल करके आप ये टैक्सेबल ऐड कर देंगे. Next, Vimla employed as a technical consultant in Chahal Limited. Cochin furnishes the following particulars relating to financial year. आपसे सैलरी का पूछा है. कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट इफ ही हैज नॉट ऑप्टेड, यानी आपने न्यू रेट ऑप्ट नहीं किया है, आप सेक्शन 115 बीएससी में नहीं जा रहे हो. तो अगर आप सेक्शन 115 पे भी नहीं जा रहे हो तो आपके हाथ में कैसे टैक्सेबिलिटी आप निकालेंगे ये आप चेक करो. सर सिंपल है, आपको सैलरी का क्वेश्चन एक नॉर्मल जो सैलरी का क्वेश्चन है वैसा ही दिया है. बेसिक सैलरी 1,20,000 पर मंथ है तो 14,40,000 आपका टोटल इंटू 12 करके आप सैलरी निकाल लेंगे. एनुअल कमीशन को ऐड कर दिए, एनुअल बोनस को ऐड कर दिए, कैश गिफ्ट याद रखिएगा 5,000 से ज्यादा है फुल्ली टैक्सेबल कर दिए 1,50,000. Contribution to recognized provident fund at the rate of 15% of basic salary each by both employer and employee. Employer का contribution भी है, employee का contribution भी है. Employee का contribution तो ATC में जाएगा. अपने को खाली क्या पूछा है, अपने को खाली सैलरी पूछा है. तो you just need to look after employer contribution जो कि exempt होता है up to 12% of salary. सैलरी का क्या मीनिंग है, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पे खाली सैलरी दिया है, कमीशन एनुअल दिया है, फिक्स्ड कमीशन, ये परसेंटेज नहीं है, अमाउंट वाइज फिक्स है, परसेंटेज के टर्म्स में नहीं है. ये बोनस भी नहीं आएगा, कैश गिफ्ट ये सब कुछ नहीं आएगा. तो सिंपल है, आप जो 15% कंट्रीब्यूशन रिसीव की हो आपको 12% तक एग्जेम्प्ट है, 3% टैक्सेबल है. सिंपल है, 15% ऑफ बेसिक सैलरी अगर अपने 1440 पे 15% ऐड करते हैं तो अपने को मिलता है 2,16,000 और अपने इसी पे अगर 12% निकालते हैं तो अपने को मिलेगा 172,800. दोनों का जो डिफरेंस है वो है 43,200. तो एक्सेस ऑफ ओवर अबव 12% वो अपने टैक्स कर दिए. रेंट फ्री अकोमोडेशन वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एम्प्लॉयर ने दिया और एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया, यानी ये रेंटेड है. रेंटेड क्या होता है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. रेंट कितना पे किया है, 30,000 पर मंथ यानी 30,000 इंटू 12, 30,000 इंटू 12 यानी 3,60,000. तो 3,60,000 का रेंट और एम्प्लॉयर का सैलरी 15% ऑफ सैलरी. तो सैलरी में क्या क्या आएगा दोस्त, सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक आ जाएगा, एनुअल कमीशन आ जाएगा, बोनस आ जाएगा, कैश गिफ्ट सब आ जाएंगे. सर डीए नहीं दिया हुआ इसमें, कुछ कमीशन सब आता है, सारे मॉनेटरी पेमेंट्स आते हैं, बेसिकली कंट्रीब्यूशन को छोड़ के सब कुछ आ जाएगा. तो 1440 प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 इसको सबको ऐड करते हैं तो अपने को मिलता है 23,90,000. इसका अगर आप 15% जोड़ोगे तो आपका आएगा 358,500. ठीक है, तो 358,500 और 360 विच एवर इज लोअर 358,500. इसका सबको आप टोटल करेंगे तो आपको आएगा 27,91,700. और याद रखिएगा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलेगा क्योंकि यहाँ पे सैलरी इनकम पूछा है. ये आपका ग्रॉस सैलरी है और आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन देके जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम सैलरी. क्वेश्चन 3 ये बहुत ही ज्यादा इजी है. Patil owns 2 house properties in Mumbai. He submits the following information relating to the financial year this. House 1, House 2. ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया, फेयर रेंट दिया, स्टैंडर्ड रेंट दिया, एनुअल रेंट दिया, म्यूनिसिपल टैक्स दिया और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया. याद रखिएगा हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और हाउस 1 लेट आउट लग रहा है. तो ये लेट आउट है और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है. ओके, दिस देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी. लेट आउट प्रॉपर्टी में अनरियलाइज्ड रेंट है. हाउएवर नो स्टेप्स आर टेकन टू मेक द डिफॉल्टिंग टेनेंट वकेट द हाउस. तो एज पर रूल नंबर 4 आपको अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज यू शुड कंपेल द डिफॉल्टिंग टेनेंट शुड बी कंपेल्ड टू वकेट द प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे आपको इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. हाफ ऑफ द म्यूनिसिपल टैक्स इज नॉट येट पेड, यानी हाफ पे हुआ है हाफ पे नहीं हुआ तो डिडक्शन आपको हाफ का ही मिलेगा. कंप्यूट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट दिस इफ ही हैज. ये सबसे इंपॉर्टेंट था सर कि अगर ये ऑप्ट कर लिया 115 बीएससी में तो क्या होगा. तो गाइज यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है खाली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको डिडक्शन मिलता है अप टू 2 लाख. उसका डिडक्शन आप न्यू रेट में नहीं ले सकते. तो ये वाला डिडक्शन आप भूल जाना. ठीक है, तो हाउस 2 में आपका आंसर 0 ही आने वाला है. हाउस 2 से आपका कोई भी इनकम नहीं है क्योंकि आप न्यू रेट में ऑप्ट किए. लेकिन क्योंकि आप लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा. लेट आउट प्रॉपर्टी में दोस्त आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा. नेक्स्ट, तो यहां पर आप कैसे करेंगे देखिए, आपका म्यूनिसिपल वैल्यू 7,50,000 है, फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट आप इसका आराम से क्या निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेंगे. तो हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर 8,50,000 बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट. तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 8 लाख हो जाएगा. एक्चुअल रेंट ऑलरेडी आपका दिया है 9 लाख बट यहाँ पे आपको ये सब कुछ माइनस नहीं करना है, अनरियलाइज्ड रेंट आप माइनस नहीं करेंगे. तो 8 लाख और 9 लाख विच एवर इज हायर आपका 9 लाख हो गया आपका
GAV। म्यूनिसिपल टैक्स 75,000 है, बट आपने हाफ ही पेमेंट किया है तो आपको 37,500 का ही डिडक्शन मिलेगा। नेट एनुअल वैल्यू आपका 860 टू 500 आ गया। इसके बाद आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको डिडक्शन 60,000 का मिल जाएगा। ये हो गया आपका नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम हाउस 1। हाउस 2 में आपका जीरो आंसर, तो फाइनल आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3B। Shweta is engaged in the business of selling household appliance. PL account for the year ended 31st March 22 showed a net profit of 364 after debiting or crediting the following items. इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसमें खर्चा ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है और इनकम ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ है। अब तुम्हें एडलेस करना है कि जो खर्चा अलाउड नहीं है उसको ऐड कर दो, जो खर्चा डिसअलाउड है उसको ऐड कर दो, और जो खर्चा तुमको पीजीबीपी में नहीं चाहिए वो पीजीबीपी में बेसिकली ऑलरेडी डेबिटेड और अलाउड है, तो तुमको उसमें कुछ करना नहीं है। कंप्यूट इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी फॉर द असेसमेंट ईयर 23 एंड 24। तो स्टेशनरी बिल वॉज पेड इन कैश 25,000। स्टेशनरी बिल वॉज पेड इन कैश कितना 25,000, तो ये अपना 10,000 से ज्यादा हो गया, तो इसका पेमेंट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स में कुछ डिडक्शन आपको मिल जाता है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना। आउटस्टैंडिंग जीएसटी बिकॉज इट्स अ टैक्स ड्यूटी और सेस फी 43B में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउ करना पड़ेगा। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 1,50,000 विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, तो यहाँ पे 40IA में आपको 30% क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउ करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 60,000 था 20%, बट डेप्रीसिएशन परमिसिबल इज 15%। तो आप क्या किए, आप पूरा 60,000 ऐड कर दिए और जो 15% डेप्रीसिएशन आपको क्लेम करना चाहिए था 45,000 माइनस कर दिए, तो नेट नेट आपको 15,000 ऐड करना था। सिंपल है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि 60,000 है, अगर ये 20% है तो मेरा 5% क्या होगा, सिंपल है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 60,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 5। ठीक है, तो अब नेट नेट 15,000 क्या कर दिए, डिसअलाउ कर दिए at 60 less 45। okay, refund of custom duty which is claimed as deduction, very important। normally income tax refund पे आपका टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी इनकम टैक्स है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। बट कस्टम ड्यूटी बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, अगर आपने पेमेंट किया था, अगर आपको बेसिकली जब आपने पेमेंट किया तो आपने उसका डिडक्शन लिया, जब आपको उसको रिफंड आपको मिल रहा है तो आपको उसका वो पीजीबीबी इनकम माना जाएगा, तो इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिटेड है। तो अगर ये क्रेडिटेड है तो उसको क्रेडिटेड रहने दो, उसको फर्दर आपको कोई टैक्स ट्रीटमेंट करके नहीं चलना दोस्त। ठीक है, तो ये अपना हो गया पीजीबीपी का। 4 मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, लेकिन एक ट्रिक था, मैं आपको बोलूंगा। सुनील ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग इन कोलकाता। ठीक है, सुनील ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग इन कोलकाता। Sumit owns a commercial building in Kolkata which is acquired for 4 lakhs during 96-97. Its fair market value on 1/4/2001 is 16 lakh. He sold it for 320 lakhs on 31st December when the stamp duty value was 360 lakh. He paid 3%। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 320 है, तो 320 का अगर मैं 110% करता हूँ, ठीक है, 320 का मैं 110% अलाउड है, तो 320 का 110% हो गया 352, बट आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है 360, तो यही आपका क्या माना जाएगा, एफवीसी माना जाएगा, बिकॉज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज एक्सीडिंग 110% ऑफ द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। ट्रांसफर एक्सपेंस क्या है, ही पेड 3% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एज ब्रोकरेज, तो आपका 3% ऑफ द सेल कंसिडरेशन क्या हुआ 320 लैक्स, तो 320 का अगर आप 3% करते हो तो दैट इज कमिंग टू 9.6 लैक्स। 9.6 लैक्स आपका ब्रोकरेज एक्सपेंसेस है, आप उसको माइनस कर सकते हो एज ट्रांसफर एक्सपेंस। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफर एक्सपेंस हो गया। नेट सेल कंसिडरेशन कितना बचा, 360 लाख माइनस 9.6 लाख, आपका नेट सेल कंसिडरेशन 360.4 लाख हो गया। ठीक है, अब आपको लगाना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। याद रखिएगा, यहां पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालेंगे, एक्वायर किया 4 लाख पे, बट इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 141 में 16 लाख है, तो 16 लाख से ही आप बेस ईयर से स्टार्ट करेंगे और 16 लाख इंटू 16 लाख को आप इंडेक्सेशन करेंगे। कैसे इंडेक्सेशन करेंगे, 16 लाख को आप इंडेक्सेशन करेंगे कैसे, 16 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 16 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाई 100, तो 16 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाई 100, तो विच इज कमिंग टू हाउ मच, 52.96 lakhs, विच इज कमिंग टू 52.96 lakhs। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 52.96 लाख आ गया। ग्रॉस एलटीसीजी कैसे निकालेंगे आप, नेट सेल कंसिडरेशन जो है आपका 360.4 लाख, इसमें आप 52.96 जो है आप माइनस करके अपना ग्रॉस एलटीसीजी निकालेंगे 307.44। ठीक है, अब आपको बोला एक चीज कि ही एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन दिल्ली फॉर 120 लाख। ध्यान से देखना,
ये पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, आप बेचे हैं कमर्शियल बिल्डिंग बट आप खरीदे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्शन मिलेगा 54F में, नॉट 54 में। 54 कब होता है, जब आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बेच के रेसिडेंशियल हाउस खरीदते, बट यहाँ पे आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं, आपने कमर्शियल बिल्डिंग बेचा है। तो अगर आपने कमर्शियल बिल्डिंग बेचा है तो आपको 54F में एग्जाम्शन मिलेगा, और आप 54F में एग्जाम्शन जो लेते हो वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेते हो। कैसे, आपने जो नेट कंसिडरेशन था वो आपका 360.4 था, जिसमें से आपने 120 लाख परचेज किया, तो 120 बाई 360.4 इंटू जो आपका कैपिटल गेन आ रहा है विच इज 307.44 विच इज कमिंग टू 102.37, ये आपका एग्जाम्शन है। एग्जाम्शन जब आप इससे माइनस करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 258.03 लाख। ऐसा आपने एस्टिमेट किया है, जब एक बार इंस्टीट्यूट का फाइनल पेपर आ जाएगा उसके बाद अपने उसको एनालिसिस फर्दर कर सकते हैं। तो ये था अपना कैपिटल गेन का क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी था, कमर्शियल बिल्डिंग वाला पॉइंट। 4 भी आते हैं, बोस हैज फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द ईयर, आपको कंप्यूट पूछा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। 10% 1 लाख का टैक्स फ्री सिक्योरिटी है, ओके। आपने टैक्स फ्री सिक्योरिटीज आपके पास है, 10% आपका 1 लाख रुपीस का टैक्स फ्री सिक्योरिटी है, और एक्सलाइट जो आपने परचेज किया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अभी आया नहीं है, आपने उसके पहले परचेज कर लिया था, टैक्स फ्री है, तो सर इसकी जो इंटरेस्ट इनकम है जीरो होगी, क्योंकि सेक्शन 10 में क्या है, एग्जेम्प्ट है, जितने भी एग्जेम्पशन है वो सेक्शन 10 में है। 12% 1,50,000 लेस टैक्स सिक्योरिटीज, मतलब ये टैक्स फ्री नहीं है, ये बेसिकली आप 1,50,000 जो है ये टैक्स लेस टैक्स सिक्योरिटीज ऑफ वाई लिमिटेड, ये आपने बेच दिया, यानी जब इंटरेस्ट आया ये आपके पास नहीं था, आपने अगर सेल ऑफ कर दिया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये इंटरेस्ट आपको नहीं मिला है, तो ये इंटरेस्ट इनकम आपके हाथ में अगेन टैक्सेबल नहीं होगा। अनलिस्टेड बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट आया है वो भी नेट, तो इस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, अपने को ग्रॉस बेसिस करना पड़ेगा। ग्रॉस बेसिस कैसे करेंगे, अपने को डिवाइड करना पड़ेगा 90% से, ठीक है। तो 18,000 बाय 90% गिव्स यू 20,000, अपने हमेशा टोटल इनकम जो है वो ग्रॉस बेसिस पे लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड बॉन्ड्स ऑफ बी लिमिटेड नेट 13,500, इसका भी अपने 90% से डिवाइड करेंगे, ये अपने को मिल जाएगा कितना, 15,000। फैमिली पेंशन याद रखिएगा, अपने को 1/3 का एग्जाम्शन मिलता है, डिडक्शन मिलता है, और 15,000 विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे 1/3 कितना आ रहा है 42 का 14,000, तो 42 माइनस 14 कितना हो गया 28,000। कैश गिफ्ट मिला फ्रेंड लोग से, कैश गिफ्ट मिला फ्रेंड लोग से 56 to 10 में 50,000 तक अलाउड है, तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान से, आपने जो इंटरेस्ट रियलाइज किया, आपने बैंक को कमीशन पेमेंट किया है, ये एक्सपेंस है, बैंक कमीशन चार्ज किया आपसे 2% ऑन द इंटरेस्ट रियलाइज्ड। अब इसमें ध्यान देना, इसमें इंटरेस्ट किसके किस में आपने रियलाइज किया है, सर इसमें तो मुझे इंटरेस्ट मिला ही नहीं है, इंटरेस्ट मुझे एक्चुअली मिला है किसमें, मुझे इंटरेस्ट मिला है 1 में, मुझे इंटरेस्ट मिला है 3 में, और मुझे इंटरेस्ट मिला है 4 में। अरे भाई ये टैक्स फ्री है तो क्या हुआ, इंटरेस्ट तो मिला है तुमको, तो बैंक तो तुमसे कमीशन चार्ज किया ही है, तो क्या इसका डिडक्शन तुमको मिलेगा, बैंक कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑफ द इंटरेस्ट रियलाइज्ड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे को 10% ऑफ 1 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे बेसिकली ग्रॉस फिगर है 20,000 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, ठीक है ना, यही हुआ ना, यही हुआ ना, हाँ। तो 20 + 10 30 + 15 45,000 पे आपको 2% बैंक का इंटरेस्ट कमीशन का एक्सपेंस मिलेगा, तो 45,000 का 2% कितना हुआ 900, तो इसका डिडक्शन क्लेम करके आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्वेश्चन 5A में आइए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। पांड्या सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर दिस, लेकिन बहुत इजी था, ये है आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, आई मीन सॉरी, ये आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का चैप्टर। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी है 60,000, इनकम फ्रॉम लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी है कोयम्बटूर में 280। आपको याद रखना पड़ेगा कि एचपी में कोई भी लॉस 2 लाख से ज्यादा अलाउड नहीं है टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड। प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल बिजनेस इन चेन्नई 350, लॉस फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग, याद रखिएगा डेरिवेटिव ट्रेडिंग, अगर आपको याद होगा 43 सबसेक्शन 5, कोई भी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन अगर अपने सिक्योरिटीज में कर रहे हैं, इफ दैट इज अ एलिजिबल ट्रांजैक्शन, यानी आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में किया है, तो वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो ये क्या माना जाएगा, ये नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस माना जाएगा। ये अगर नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है तो क्या ये सेट ऑफ हो सकता है, द आंसर इज यस। लेकिन अगर ये एलिजिबल ट्रांजैक्शन नहीं है ना दोस्त, अब यही पे इंस्टीट्यूट ने क्लियर नहीं दिया है क्या है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है नहीं सर ये स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन आप मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये हो सकता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो, तो फिर आप सही है, इन दैट सिचुएशन इन यू विल बी कंसिडर दिस, यू कैन कंसिडर दिस एज अ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। मैं अपने क्वेश्चन में इसको नॉन स्पेक्यूलेटिव मान रहा हूं विद एन अजम्पशन। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ये आपको लास्ट में सेट ऑफ करना है, लेकिन ये खाली पीजीबीपी इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म कैप गेन, शॉर्ट टर्म कैप लॉस, ये एक दूसरे के साथ ही जाएंगे। टोटल इनकम पूछा है आफ्टर सेट ऑफ एंड ऑल्सो मेंशन द लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, सिंपल है। पहले आप देखो 60,000 है,
60,000 जो है, इससे आपने 60,000 पूरा माइनस कर दिया, लेट आउट प्रॉपर्टी। याद रखिएगा आपके पास 2 लाख का लॉस का लिमिट है। 2 लाख में से अगर आपने 60,000 यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया है तो आपके पास अभी भी हाउस प्रॉपर्टी का लिमिट बचा है 140, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप पीजीबीपी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप पीजीबीपी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 350 में से मैं पहले ये जो नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है वो मैंने माइनस कर दिया। अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी का मेरे पास 140 का लॉस बचा वो मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वो मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे पास अल्टीमेटली कितना बच रहा है? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज आपका टोटल इनकम हो गया। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इसमें मैंने पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माइनस कर दिया। तो मेरा अल्टीमेटली टोटल इनकम कितना आ रहा है? 1 लाख। अब आप देखो कि लॉसेज आपको कितना कैरी फॉरवर्ड करना है ध्यान से। तो 2 लाख तो आप पूरा सेट, 2 लाख तो आप ले लिए ना, तो एचपी लॉस आपका 80,000 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और कोई चीज कैरी फॉरवर्ड करनी है एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो 125 में से आपने 75,000 सेट ऑफ कर लिया, बचा 50,000। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 50,000 क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिया है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम नहीं, लॉस नहीं है, क्योंकि ये स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है जो कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग आपके सिक्योरिटीज में हो रहे हैं सर। ठीक है, 5B, ये एक तो प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का टाइपोग्राफिकल एरर है। यहाँ पे 15000 करके छोड़ दिया, यहाँ पे 1500 करके। ये तो एक बार मैं इसको इग्नोर करके चल रहा हूँ, ऑल दो मैंने इसका एक बेसिक निकाल लिया था। आपको एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ उसमें ट्रिक क्या था। ये इंस्टीट्यूट ने टाइपोग्राफिकल एरर किया है क्वेश्चन में। तो रेसिडेंट है 62 दास बाबूजी, एक रेसिडेंट है 62 ईयर्स के, उन्होंने ये सारा फर्निश किया पर्टिकुलर्स। सैलरी आपको निकाल के दिया है, एचपी निकाल के दिया है। बिजनेस लॉस ऑब्वियसली आप सैलरी के साथ नहीं कर सकते, बट आप एचपी इनकम के साथ कर सकते हो। डिविडेंड आपके आईएफओएस में चला जाएगा। रिसीट फ्रॉम हॉर्स रेसेस आपका विनिंग में चला जाएगा। एलआईसी प्रीमियम ऑन ओन लाइफ, यहाँ पे आपको एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा। मेडिकल प्रीमियम स्पाउस है 30,000 है, याद रखिएगा एज, अगर मैं या मेरा स्पाउस का किसी का भी एज अगर 60 ईयर्स और मोर है तो मेरे को 50,000 तक का लिमिट मिलता है। यहाँ पे मेरे को पूरा 30,000 एटीडी में मिल जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन हॉर्स रेस का कुछ नहीं करेंगे। तो बेसिकली कुछ नहीं था आपको यहाँ बिजनेस लॉस का, क्योंकि फिगर ठीक से नहीं दिया है। यहाँ पे भी आपको LIC 1500 पेड इन कैश ऐसे दिया है, तो इट्स नॉट क्लियर। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन पूरा आंसर नहीं निकाल पाएंगे। जब इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर देगा तो एक बार आप चेक कर लेना। सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे। 7 डिफरेंसेस बताओ DT IDT में, एक जमाना था अब वो नहीं आते हैं। ठीक है, 7 डिफरेंसेस बिटवीन DT एंड IDT आप कोई भी 11-12 का स्टूडेंट भी बता देगा। 7 स्टेट टैक्सेस विच आर सब्ज्यूम्ड इन GST, मतलब खाली एक बार पेपर बनाने के लिए ऐसा दिया हुआ गया है, तो ये सब आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे। क्वेश्चन 7A में आइए। मिस्टर राव तेलंगाना प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम एंड डिटरमाइन वेदर इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस। बेसिकली बोला ये जा रहा है कि आपको करंट ईयर 22-23 है, आपको 21-22 यानी पिछले साल का आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, पिछले साल का आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया। आपको पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको ये बताना है कि एलिजिबल है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको एग्रीगेट टर्नओवर पूछा है फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। दूसरा क्या है, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर पूछा गया है। तो एग्रीगेट टर्न में क्या क्या आएगा सर? पहले तो ये देखो इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया ना, तो पहला पॉइंट देख के ही मैं बोल दिया कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, बिकॉज ही इज एंगेज्ड इनटू इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। एनी पर्सन हु वांट्स टू बी ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम शैल नॉट मेक एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, बट इन दिस केस मिस्टर राव इज एंगेज्ड इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, सो ही इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। वो कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकता, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पार्ट है एग्रीगेट टर्नओवर। तो 30 लाख जो आउटवर्ड है ये एग्रीगेट टर्न में ऐड हो जाएगा। आउटवर्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई ये भी ऐड हो जाएगा। एग्जाम सप्लाई तो ऐड हो ही जाएगा। एक्सपोर्ट्स ऐड हो जाएगा। इनवर्ट सप्लाईज मेरे में ऐड नहीं होगा, जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उसके में ऐड हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर में फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी टू डिटरमाइन कॉम्पोजिशन स्कीम any exempt supply of services by way of advances or loan against which the consideration is represented by way of interest or discount, ये भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता है। ये टर्नओवर इंस्टेट जो है, प्लीज याद रखिएगा, ये एग्रीगेट टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं होगा, ये टर्नओवर इंस्टेट में भी इंक्लूड नहीं होगा, ये दोनों में इंक्लूड नहीं होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अपने को शूट एट साइड करना है। ये कॉम्पोजिशन स्कीम का बात कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। बात बाकी अगर वो नॉर्मल केसेस में ये इंक्लूड होगा, बट अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए डिटरमाइन करना चाह रहे हो तो आपका ये एग्रीगेट टर्म में फॉल नहीं करेगा दोस्त। तो अब आप टोटल कर लो, 30 + 70 100 + 125 + 45 145 लाख आपका एग्रीगेट टर्न है। बाद बाकी तो आपका टर्न में इंक्लूड नहीं होगा। 7B एकदम
सबसे प्लेन वनीला क्वेश्चन वैल्यू सप्लाई का करना। हैदराबाद रजिस्टर्ड सप्लायर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई। लिस्ट प्राइस आपको दिया है, कुछ आइटम्स एडजस्टेड है, कुछ आइटम्स एडजस्टेड नहीं है। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ये ऑलरेडी वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस कर सकते हैं, तो डिस्काउंट ऑलरेडी हमें, तो ये एडजस्टेड है, मतलब ये तुम्हारे लिस्ट प्राइस में तुम्हारा ऑलरेडी एडजस्टेड है। डिस्काउंट तुम एडजस्ट कर लिया है, सब्सिडी भी तुम एडजस्ट कर लिया गवर्नमेंट वाला, तो ठीक है कर लो, बट नॉन गवर्नमेंट वाला तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 50,000 ऐड कर दिया। आइटम जो तुमने एडजस्ट ही नहीं किया, लोकल टैक्सेस ऐड करना पड़ेगा, पैकिंग चार्जेस ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये अपना आ गया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, देखा जाए तो दिस इज डीम्ड टू बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। देखा जाए तो इसको अपने को 15,000 बाई 118 इंटू 100 करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कुछ रेट ऑफ टैक्स एंड ऑल दिया बनी है, तो अपने एक बार ये करके चल रहे हैं, सजेस्टेड आंसर में देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर एकदम स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है। नेट जीएसटी पेबल पूछा फॉर द मंथ ऑफ मार्च, खाली आपके प्रैक्टिस के लिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आउटपुट हमने दे दिया 2,000, 15,000, 24,000। ओपनिंग आईटीसी निल है, एसजीएसटी का 1,000 है, आईजीएसटी का 37,000 है। इनपुट आईजीएसटी हैज टू बी फुल्ली एग्जॉस्टेड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ ऑल टैक्सेस, ओनली देन यू कैन यूटिलाइज इनपुट सी एंड इनपुट एस। तो देखो अपने 24,000 को पे करने के लिए सबसे पहले इनपुट आई को यूज कर लिए। अब बचा अपने पास कितना, 24 to 37 बचा अपने पास कितना, 13,000 बचा। ध्यान से देखना, तुम्हारे पास आईटीसी सीजीएसटी में 0 है, तो तुम 2,000 पूरा पे ऑफ कर दो, 13,000 में 2,000 पूरा पे ऑफ कर दो, बचा कितना 11,000। 11,000 तुम पूरा एसजीएसटी में यूज कर लो, तो आपने 37,000 पूरा यूज कर लिया। अब आपके पास सीजीएसटी का कुछ नहीं है, अब खाली एसजीएसटी 1,000 है, आपने 1,000 माइनस करके सीजीएसटी में 0, आईजीएसटी में 0, एसजीएसटी में आपके पास 3,000 का टैक्स लायबिलिटी जो आप पे ऑफ करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो फाइंड आउट द असेसेबल वैल्यू एंड आल्सो कैलकुलेट द टोटल कस्टम ड्यूटी। आपको कस्टम ड्यूटी निकालना था, एकदम स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है। ठीक है, $20,000, $200 एक्सपेंसेस अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये ऐड हो जाएगा। बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, डिजाइनिंग चार्जेस ऐड हो जाएगा, मटेरियल सप्लाइड बाय फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाएगा। सीबीआईसी ने ये नोट रेट नोटिफाई किया है, तो एफओबी अगर हम 78 का इंटू दिस करते हैं तो 1560 आ गया। ठीक है, अच्छा डिजाइनिंग चार्जेस 150 ऐड कर दिए, 2 लाख मटेरियल सप्लाइड बाय फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिए। ठीक है, अच्छा $200 भी ऐड कर दिए, $200 78 के हिसाब से 15,600 ऐड कर दिए। टोटल आपका कितना आ रहा है, 1925,600। अब इसमें आपको क्या करना है, इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड करना है। नहीं दिया हुआ तो 20% ले लेते हैं फ्रेट, और इंश्योरेंस ले लेते हैं 1.125%। तो ये करके कितना आ गया अपना 23,32,383। अब इसके ऊपर आप ड्यूटी निकालना स्टार्ट करो। बेसिक कस्टम ड्यूटी इसका 10% दिया है, 10% ऐड कर दिए। बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% फर्दर आप सरचार्ज ऐड कर दिए 23,323। इससे आपका क्या आ रहा है 2,56,561। अब आप 23,32,383 प्लस दिस टू ड्यूटीज एंड सरचार्ज ऐड करेंगे तो आपको मिल रहा है 25,88,944। ठीक है, इसके ऊपर आप आईजीएसटी 18% ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 30,54,954। अब आपको एसेसेबल वैल्यू पता है अब आपको 23,32,000 आपका ये आ गया आंसर, क्या बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। और आपको कस्टम ड्यूटी कैसे निकालना है, फाइनल वैल्यू माइनस एसेसेबल वैल्यू। तो 30,54,954 माइनस दिस करेंगे तो आपको कस्टम ड्यूटी भी मिल जाएगा। ये मैंने ऐसे ड्राफ्ट करके फटाफट एक आंसर निकाला। एक बार जब फाइनल इंस्टीट्यूट का आंसर आएगा तो एक बार आप उससे प्लीज एक बार कंपेयर कर लेना, हो सकता है 2-4 रुपए इधर उधर फर्क आएगा, बट ऑलमोस्ट आंसर यही मेरे हिसाब से रहने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और डिटेल में हम लोग सेट 2 भी डिस्कस करेंगे, मैराथन सीरीज सब कुछ मैंने अपने चैनल में डाल के रखा है, मिशन सीरीज डाल के रखा है, विनर्स बैच का जो है डाल के रखा है, जीएसटी का मैराथन बहुत जल्दी आने वाले, उसके लिए आप यूट्यूब चैनल में प्लीज फटाफट जाके चेक करिए। और हाँ, हम लोग अभी दिवाली का डिस्काउंट सुपर से भी ऊपर ऑफर चल रहा है, 15% फ्लैट ऑफ। तो अगर आप कोर्सेज अभी अवेल करना चाहते हो तो अभी लीस्ट पॉसिबल प्राइसेस में आप कोर्स अवेल कर सकते हो। हमारा कॉम्बिनेशंस भी बहुत बनाया हुआ है। ग्रुप 1 में आप 2 पेपर्स कॉम्बो, 3 पेपर कॉम्बो, 4 पेपर कॉम्बो, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स ले सकते हो। इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज जो सीएमए एक्सक्लूसिव है, सीए के साथ नहीं पढ़ाते हैं बट सीएमए को होल हार्टेडली फोकस करके पढ़ाते हैं, उनके साथ हम लोग का पूरा है वो पूरा आपको ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ जो है वो आपको मिलेगा सर। ठीक है, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।